नेक्स्ट नोट करिएगा टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ gravitational forces principle of superposition of gravitational forces। तो ये प्रिंसिपल का क्या कहना है? दिस प्रिंसिपल सेज दैट कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो किसी पार्टिकल के ऊपर किसी दूसरे पार्टिकल की वजह से जब लगता है तो वो इंडिपेंडेंट होता है कि और आसपास कितने पार्टिकल्स हैं उनसे उसका कोई रिलेशन नहीं होता है, यानी इट इज एक्टिंग इंडिविजुअली, एक सिंगल पेयर में वो वर्क करता है। यानी अगर कई सारे पार्टिकल्स हैं एक पार्टिकल के आसपास तो वो सब इंडिविजुअली उस पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, और जिस पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बाकी सब पार्टिकल्स की वजह से, उस पे हम रिजल्टेंट निकालेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स का, क्योंकि उस पे एक ही पार्टिकल तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा नहीं रहा है, कई सारे पार्टिकल्स लगा रहे हैं। तो उन सब का क्या किया जाएगा? वेक्टर सम किया जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे यानी नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम क्या करेंगे? वेक्टर सम करेंगे, तो हमको उस पार्टिकल पे रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू मिलेगी। तो लिख लेना, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल gravitational force according to this principle gravitational force is independent of other particles is independent of other particles, या फिर हम कह सकते हैं और masses, to be more exact, particles यहां पे कौन होंगे? masses, the different masses, and uninfluenced by the presence of uninfluenced by the presence of other bodies and uninfluenced by the presence of other bodies। तो कहने का मतलब सिंपल है कि अगर ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, यानी कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, कई सारे मासेस हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर बाकी सब पार्टिकल्स, बाकी सब मासेस की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो चेक कर रहे हैं। तो जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, सपोज लेट अस सपोज एक मास है m1, तो m1 की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसका बाकी मासेस के वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उससे कोई रिलेशन नहीं, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा और वो इन्फ्लुएंस भी नहीं होगा, यानी उसकी वैल्यू में कोई चेंज बाकी दूसरे ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से नहीं आएगा, वो अपना काम करता रहेगा। तो इस तरह से सभी जो है वो उस पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे। अब बात रही कि आपको उस ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट यानी फाइनल ग्रेविटेशनल फोर्स जब निकालना होगा कि सबकी वजह से कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, तो आप वेक्टर सम करोगे और उससे आपको जो रिजल्टेंट है वो मिलेगा। तो ये इस प्रिंसिपल का कहना है। तो आगे भी ऐड कर लेना, हेंस रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, हेंस
resultant gravitational force is the vector sum of gravitational forces exerted by individual masses on the given particle. अब सपोज क्या है यहां पे कि M1, M2, M3, M4 है ना, ऐसे करके n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और एक और पार्टिकल है लेट अस सपोज x। तो इस पार्टिकल पे इस मास की वजह से एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इसकी वजह से एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इसकी वजह से लगेगा। हर एक मास के पेयर की वजह से एक ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ढेर सारे फोर्सेस F1 कह सकते हैं, F2 कह सकते हैं, F3 कह सकते हैं, F4 कह सकते हैं, ऐसे करके Fn ढेर सारे फोर्सेस जो है वो वहां पे अप्लाई हो रहे हैं। तो फाइनल फोर्स, नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स के लिए क्या करेंगे, F1 प्लस F2 डॉट 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 Fn, सभी फोर्सेस का वेक्टर सम कर देंगे तो हमको रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। अब जैसे एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल 8.2, उस एग्जाम्पल में कह रहा है कि एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पे पार्टिकल्स हैं। लेट द वर्टेक्स नेम्स बी A, B एंड C, और उनपे जो वर्टेक्स पोजीशन पे जो मासेस हैं दे आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल्स टू m kg के मासेस जो है वो तीन कॉर्नर्स पे रखे गए हैं। एक ट्रायंगुलर पैटर्न में तीन पोजीशन पे m kg के मासेस को रख दिया। अब ये जो ट्रायंगल है इसका सेंट्रॉइड, इसका जो सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंटर, क्या सेंटर तो बहुत होता है, सेंट्रॉइड कैसे बनता है, 2/3 सेंट्रॉइड बनता है मीडियंस के इंटरसेक्शन से। मीडियंस ड्रॉ करते हैं। मीडियंस क्या होते हैं, वो लाइन एक वर्टेक्स से जो दूसरे लाइन को दो पार्ट में बाइसेक्ट कर देती, इक्वल पार्ट में, उसको मीडियन कहते हैं। तो तीन मीडियन पॉसिबल हैं, तीनों के मीडियन के इंटरसेक्शन से जो पॉइंट बनता है उसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। तो इसके सेंट्रॉइड पोजीशन पे एक मास रखा हुआ है
विच इज ऑफ हाउ मेनी kg? 2 mkg। ठीक है, तो इसके सेंट्रॉइड पोजीशन पे एक पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास है 2 mkg। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, व्हाट इज द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल 2m, राइट। और दे रखा है क्वेश्चन में ये, इस सेंटर को नाम दे रखा है G का, और क्वेश्चन में बोल रखा है कि टेक AG is equals to BG is equals to CG is equals to 1 मीटर। AG की लेंथ 1 मीटर, सेम गोज फॉर BG एंड CG। ये तीनों क्या है? 1 मीटर का डिस्टेंस आपको लेट करके चलना है। अब आपको इस पॉइंट G पर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ये तीनों ही पार्टिकल क्या करेंगे, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेंगे। तो हमको उनका क्या करना पड़ेगा? वेक्टर सम करना पड़ेगा। नाउ फॉर फाइंडिंग द वेक्टर सम वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल set this setup in a axis which represents the vectors। तो इसको एक certain axis में जो है पुट अप करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये जो G पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। तो यहां पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, तो इससे दो लाइंस पास किए जा सकते हैं, in which one will be positive x-axis, the horizontal one, and the one will be positive y-axis. The other one will be negative x-axis and the other one will be negative y-axis. अब ये 2D ऑब्जेक्ट है, एक ट्राइंगल क्या होता है? 2D ऑब्जेक्ट होता है, इट्स अ प्लेन। तो यहां पे थर्ड डायमेंशन यानी z एक्सिस की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, तो हमारा x एक्सिस और y एक्सिस से काम हो जाएगा। अब यहां पे फोर्सेस लगेंगी, इस ऑब्जेक्ट की वजह से यहां पे फोर्स डेवलप होगा, और वो फोर्स किस नेचर का होगा? अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो यहां पे एक फोर्स काम करेगा जिसको हम कह सकते हैं FBG, यानी फोर्स एक्सर्टेड बाय B ऑन G। देन इधर एक फोर्स काम करेगा जिसको हम कह सकते हैं FCG, फोर्स एक्सर्टेड बाय C ऑन G। और एक फोर्स इधर की तरफ काम करेगा जिसको हम कह सकते हैं FAG, फोर्स एक्सर्टेड बाय A ऑन G, द पार्टिकल ऑन G। अब बात यह है कि आपको क्या करना है? वेक्टर सम करना है, राइट। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करके चलना है, तब हमारा नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा। अब ये जो FCG है, ये वेक्टर पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? दिस वेक्टर इज मेकिंग व्हाट एंगल विद द पॉजिटिव x एक्सिस? तो दिस एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड y एक्सिस विल बी हाउ मच? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर होते हैं ना दोनों एक दूसरे पे, x और y। और ये जो G पॉइंट है, ये पॉइंट 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ, और तीनों बराबर एंगल्स में डिवाइडेड है, सिमेट्रिकल है स्ट्रक्चर, सिमेट्री है इसमें। तो जब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और एक पॉइंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, तो एक पॉइंट पे कंप्लीट एंगल कितना होता है?
एक पॉइंट पे कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है। तो यहां पे कंप्लीट एंगल यानी पूरा एंगल कितना होगा 360 डिग्री। अब 360 डिग्री को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 120। 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 120 डिग्री। यानी इस हर एक फोर्स वेक्टर के बीच में आपस में कितने का एंगल होगा 120 डिग्री। यानी FAG और FCG के बीच में जो एंगल है टोटल एंगल दैट इज 120 डिग्री। तो उस 120 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस कर दिया तो बचा कितना 30 डिग्री। तो यानी FCG makes an angle of 30 degree with the positive x axis, right? कह सकते हैं हम। देन बात करते हैं FBG की। तो FBG नेगेटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, कितना एंगल बनाएगा। तो यहां पर भी FAG और FBG इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल अगेन कितना रहेगा 120 डिग्री। उसमें से यहां यानी पॉजिटिव y और नेगेटिव x के बीच में 90 डिग्री। 90 डिग्री हमने 120 में से रिमूव कर दिया तो बचा कितना 30 डिग्री। तो FBG makes an angle of 30 degree with the negative x axis, negative x axis ये कह सकते हैं। अब इन फोर्सेस को रिजॉल्व कर देते हैं और वेक्टर नोटेशन में इसको फिर रिप्रेजेंट करेंगे। तो FCG जो कि एक वेक्टर है जो कि इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, अगर इसको हम x एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करेंगे तो कौन सा कंपोनेंट इधर आएगा, कौन सा कंपोनेंट इधर आएगा कॉस कंपोनेंट। यानी हम कह सकते हैं कि FCG कॉस 30 डिग्री इधर वर्क कर रहे हैं, राइट। और वर्टिकली क्या काम करेगा FCG साइन 30 डिग्री ये होगा। अगर हम इस फोर्स को इस एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर दें, दो पार्ट्स में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कर दें, तो एंगल के अलोंग कॉस कंपोनेंट और एंगल के ऑपोजिट साइन कंपोनेंट, ये रूल है वेक्टर में। उसी तरह से FBG को भी रिजॉल्व किया जा सकता है। तो FBG को रिजॉल्व करेंगे तो नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग क्या आएगा FBG cos 30 डिग्री, और y एक्सिस के अलोंग क्या आएगा FBG साइन 30 डिग्री। तो हमने इस वेक्टर के भी क्या कर दिए, दो कंपोनेंट कर दिए। और जो FAG है वो पूरा का पूरा y एक्सिस के अलोंग वर्क कर रहा है, पूरा का पूरा y एक्सिस के अलोंग वर्क कर रहा है, तो उसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहां पे एंगल बन रहा था इसलिए रिजॉल्व करना पड़ा। अब अगर हमारा x एक्सिस वेक्टर के हिसाब से हम देखें तो x एक्सिस क्या होता है, इट इज i कैप, एंड y एक्सिस क्या होता है j कैप। तो हमें निकालना है नेट फोर्स यानी FR रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू ऑल द 3 पार्टिकल्स। तो एक जो इस पार्टिकल की वजह से इस पे फोर्स लगेगा यानी FAG वेक्टर प्लस
एफ बी जी वेक्टर प्लस एफ सी जी वेक्टर by the principle of superposition all the three vectors will be added together. तो एफ ए जी यानी ये मास m और ये 2m, तो इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को निकालने का फॉर्मूला क्या है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी m1 यानी ए पॉइंट पे मास कितना रखा है m, m2 यानी जी पे मास कितना रखा है 2m अपॉन आर, r is the distance between them, तो डिस्टेंस बिटवीन m एंड डिस्टेंस बिटवीन 2m 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर प्लस वेक्टर का भी ध्यान देना है, इट्स अ फोर्स एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये किस एक्सिस के अलोंग जा रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग, तो इसके साथ लग जाएगा जे के प्लस देन बात आती है एफ बी जी की। तो एफ बी जी दिस वन, इसको जब हम करेंगे तो फोर्स यहां पे भी एफ बी जी कॉस 30 है और यहां पे भी एफ बी जी साइन 30, तो अगर हम लिखेंगे तो एफ बी जी कॉस 30 प्लस एफ बी जी साइन 30 होगा, राइट। लेकिन इसको आप रिप्रेजेंट करोगे तो आप क्या लिखोगे, एफ बी जी कॉस 30 जिधर एक्ट कर रहा है वो एक्सिस कौन सी है, नेगेटिव एक्सिस, तो नेगेटिव ऑफ आई कैप उसके साथ रहेगा, और एफ बी जी साइन 30 एक्ट कर रहा है नेगेटिव वाई एक्सिस, तो इसके साथ नेगेटिव ऑफ जे कैप जुड़ जाएगा। तो यानी जब लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा ये कि एफ बी जी माइनस आई कैप प्लस एफ बी जी माइनस जे कैप, है ना, क्योंकि जो एफ बी जी है इसके हमने दो कंपोनेंट्स किए हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो हमने दोनों लिख लिया, हॉरिजॉन्टल वाला भी वर्टिकल वाला भी। हॉरिजॉन्टल वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा था तो माइनस आई कैप, और वर्टिकल वाला नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा था तो माइनस जे कैप। देन थर्ड पार्टिकल दैट इज सिचुएटेड एट सी, तो उसकी वजह से जो फोर्सेस वर्क कर रही हैं यानी एफ सी जी कॉस 30 एफ सी जी साइन 30, तो एफ सी जी कॉस 30 एक्ट कर रहा है किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो एफ सी जी विद अ पॉजिटिव आई कैप प्लस, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्ट कर रहा है नेगेटिव वाई एक्सिस में, तो एफ सी जी विद अ नेगेटिव जे कैप, है ना। तो ये हुआ, इसको भी अभी वैसे ही रहने दे देते, तो एफ ए जी जे कैप। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, नोट कर लो। अब इनको करना है ऐड, तो एफ ए जी यानी फोर्स ऑन द पार्टिकल सिचुएटेड एट द पोजीशन जी ड्यू टू ए, तो
ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फॉर्मूला G m1 m2, तो m 2m अपॉन r स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर इंटू j कैप प्लस सेकेंड वन में अगर हम देखें तो एफ बी जी माइनस आई कैप और एफ बी जी माइनस जे कैप, तो एफ बी जी दोनों ही जगह है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, वी कैन टेक इट एज कॉमन। तो एफ बी जी यानी फोर्स ड्यू टू बी ऑन जी, तो वो भी हो जाएगा जी एम 2m, क्योंकि b पे मास है m और g पे है 2m, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी है 1 स्क्वायर, और ब्रैकेट में रह जाएगा माइनस आई कैप, और यहाँ पे ये कंपोनेंट जो है वो हमको रखना पड़ेगा। तो माइनस आई कैप के साथ ये cos 30 डिग्री भी रहेगा, तो माइनस आई cos 30 डिग्री प्लस इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट था एफ बी जी साइन 30 माइनस जे कैप, तो साइन या पहले लिख लेते हैं जे कैप, तो माइनस जे कैप एंड साइन 30 डिग्री। ये हो गया एफ बी जी वाला पार्ट। देन आता है थर्ड वन विच इज एफ सी जी, तो C और G फिर वही M 2M, तो G M 2M, डिस्टेंस बिटवीन देम 1 स्क्वायर इन ब्रैकेट्स I कैप, लेकिन I कैप के अलोंग जो है cos कंपोनेंट भी है, तो I कैप के साथ cos 30 डिग्री, और दूसरा कंपोनेंट है नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग यानी sin 30 डिग्री, तो प्लस नहीं माइनस जे कैप और साइन 30 डिग्री। यानी ये पार्ट, ये और ये तीनों में सेम है, तो इट कैन बी टेकन एज कॉमन। तो G m इंटू एम स्क्वायर और 2 आगे कर लेते हैं, तो 2g m स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर का वैल्यू 1, उसको लिखने का कोई मतलब नहीं, ब्रैकेट्स के बाद यहां पे आता है j कैप, यहां बचता है माइनस आई कैप cos 30 डिग्री माइनस j कैप साइन 30 डिग्री, यहां बचता है प्लस आई कैप cos 30 डिग्री एंड माइनस j कैप साइन 30 डिग्री, माइनस आई कैप cos 30 प्लस आई कैप cos 30 कैंसिल हो गया। देन बचा क्या, 2g m स्क्वायर j कैप माइनस j साइन 30 माइनस j साइन 30, तो माइनस 2j साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ब्रैकेट में क्या हो गया j कैप माइनस j कैप विच इज गोइंग टू गिव यू 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर विल गिव यू 0। तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एट द मास 2m at point G is 0. This will be your answer for the first part.
के सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अब जो वर्टेक्स ए है यानी दिस पॉइंट, इस वर्टेक्स ए पे m की जगह पे 2m का मास रख दिया जाए। वर्टेक्स ए पे अगर m की जगह 2m का मास रख दिया जाए तो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? नोट कर लिया? तो FAG सारी चीजें सेम रहेंगी बिकॉज पोजीशंस में कोई चेंज नहीं आया, तो वेक्टर पोजीशन सेम रहेंगी, रेजोल्यूशन सेम रहेगा, बस एक मास की वैल्यू में फर्क आ रहा है। तो FAG हो जाएगा G m1 m2 by r square, that is 1 square, and J cap because y axis के along लग रहा है। इसको हम सॉल्व कर दे तो 2 into 2 4 G m into m m स्क्वायर, 1 स्क्वायर का कोई मतलब नहीं, तो 4G m स्क्वायर J कैप। देन FBG, तो FBG में आपका हो जाएगा G m 2m अपॉन 1 स्क्वायर और ब्रैकेट में माइनस आई कॉस 30 प्लस नहीं माइनस जे साइन 30, यानी 2gm स्क्वायर माइनस आई कॉस 30 माइनस जे साइन 30। And then FCG, that is gravitational force applied by C on the G. So Gm 2m divided by 1 square plus I cos 30 minus J sin 30, यानी 2gm स्क्वायर I cos 30 minus J sin 30। अब रिजल्टेंट फोर्स के लिए we will have to add them। तो 4gm स्क्वायर J कैप पहला वाला, यहां पे आया 2gm स्क्वायर माइनस आई कॉस 30 माइनस जे साइन 30, और यहां आया 2gm स्क्वायर प्लस आई कॉस 30 माइनस जे साइन 30। तो माइनस आई कॉस 30 वाला पार्ट प्लस आई कॉस 30 से अगेन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2gm स्क्वायर माइनस जे साइन 30, और यहाँ पे भी 2gm स्क्वायर माइनस जे साइन 30, यानी माइनस माइनस बाहर कर लें तो 2gm स्क्वायर 2 टाइम्स हो गया, राइट। तो 2gm स्क्वायर प्लस 2gm स्क्वायर विल बिकम 4gm स्क्वायर j cap sin 30, and sin 30's value is 1/2, so 2 से 4 कैंसिल, 2 तो 4gm स्क्वायर जे कैप माइनस 2gm स्क्वायर जे कैप,
तो बचा क्या, 2gm² jk। ये हो जाएगा नेट ग्रेविटेशनल फोर्स।